नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के दो प्रख्यात डॉक्टर्स मौजूद हैं। इस खास चर्चा को शुरू करें उससे पहले हम विषय को जानें। स्ट्रोक यानी लकवा, आज विश्व स्ट्रोक डे है। एक ऐसी बीमारी जो किसी न किसी परिवार के साथ अगर ये होती है तो उसको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दंश दे देती है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा, किसी परिचय के मोहताज नहीं। डॉक्टर पुष्कर गुप्ता, ये दोनों ही ऐसे बड़े चिकित्सक हैं, ऐसे दो बड़े नाम हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। एक हॉस्पिटल में न्यूरो साइंस के डायरेक्टर हैं तो दूसरे न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, इस विषय की शुरुआत करें हम। स्ट्रोक जो एक विषय है, जो नाम है, बहुत बड़ा नाम लगता है, गंभीर सा नाम लगता है। कैसे इसको समझें? स्ट्रोक क्या है? देखिए, स्ट्रोक ब्रेन के किसी विशेष भाग में जब ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन और ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं पहुंच पाते, तो वो एरिया डैमेज होता है। अब ब्रेन में उस एरिया का जो फंक्शन है वो इमीडिएटली अफेक्ट हो जाता है। वो कई बार उसमें सिम्टम्स आते हैं कि एकदम से आंख से दिखाई देने में कमी होती है, मुंह पे टेढ़ापन आता है, बोलने में लड़खड़ाहट आ जाती है या जो अच्छे से बोल नहीं पाते, हाथ पैर में वीकनेस आ जाती है या सूनापन आ जाता है। तो जब अचानक से ये लक्षण आते हैं तो उस टाइम पे ये संभावना होती है कि पेशेंट को स्ट्रोक से का अटैक हुआ है। इसके शुरुआती लक्षणों के साथ में ये भी समझना चाहेंगे कि वर्तमान इसका परिदृश्य इस बीमारी का क्या कुछ देखते हैं आप राजस्थान में या देश के अंदर? सबसे बड़ा कारण तो अब नहीं बता पा रहा हूँ अभी, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत बढ़ती जा रही है ना। और इसका जो पर्पज है ना, हमारा इस स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, जिसमें हमारी मेन जो थीम होती है कि पर्सन है उसको कभी भी स्ट्रोक नहीं हो, तो ये समझाना होता है ना। बिकॉज रेट ऑफ द स्ट्रोक इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसका रीजन बहुत सारे होते हैं, तो पब्लिक में अवेयरनेस बनाना होता है कि तुमको जल्दी से जल्दी इस कारण को पकड़ लेना चाहिए और पकड़ के तुरंत जहां पे भी रेडी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हो उसमें तुरंत जाना चाहिए और उस बीमारी को डायग्नोज करा के तुरंत इलाज लेना चाहिए, जिससे मोर्टिलिटी और उससे मोर्बिडिटी से बचा जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि विषय को समझना और उसकी जड़ तक जाना। तो क्या समझे कि इसकी जड़ क्या है? शुरुआती लक्षण जो होते हैं स्टार्टिंग में वो क्या कुछ हो सकते हैं? कैसे घर में अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो कैसे समझें कि ये स्ट्रोक है? क्या घर में उपचार किया जा सकता है या इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए? जब किसी रोगी जो स्वस्थ है उसको अचानक से यदि कुछ मेन सिम्टम्स, जिसको अपन जो इंग्लिश वर्ड फास्ट से समझ सकते हैं, तो एफ मीन्स फेस, तो फेस के ऊपर अचानक से कोई टेढ़ापन आया, वो जब स्माइल कर रहा है तो चेहरे पे टेढ़ापन आ रहा है, या उसके बाद जैसे ए फॉर स्टैंड फॉर आर्म, यदि उसको दोनों हाथ, बड़ा सिंपल सा ये कंक्लूड करने का तरीका होता है कि उसको दोनों हाथ सीधा रखने को बोलते हैं, तो जिस हाथ में वीकनेस है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता, वो हाथ नीचे गिरने लगता है। ऐसे ही एस मीन्स स्पीच, स्पीच जैसे जो आदमी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अचानक से उसकी आवाज लड़खड़ाने लगे, जो वो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाए या इररिलेवेंट बोलने लग जाए। और टी स्टैंड फॉर टाइम, तो टाइम का इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है, जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, यदि विंडो पीरियड के बीच में डायग्नोसिस हो जाता है तो आजकल मॉडर्न मेडिसिन में काफी रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए हैं जो स्ट्रोक मैनेजमेंट में काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पर यहाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको टाइमली रिकॉग्नाइज करना। तो जैसे घर में किसी को ये सिम्टम्स हुए, उनको डाउट भी हुआ कि ये स्ट्रोक हो सकता है, लकवा हो सकता है, पक्षाघात के सिम्टम्स हो सकते हैं, इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल के लिए रश करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रोक में ये जरूरी नहीं है कि उसका एक साइड कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए, ये भी हो सकता है कि उसका एक साइड का हाथ और पैर में केवल सूनापन आए। तो कई बार ये मान लेते हैं कि ये करवट के नीचे दब गया है, ये ऐसे बैठने से हो गया। तो कई स्ट्रोक ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल सूनापन आता है, वीकनेस नहीं आती। स्ट्रोक ऐसे होते हैं जिसमें आंख की रोशनी पर असर होता है और चलने में बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो ये सब चीजों
के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि यदि अचानक किसी को ऐसे सिम्टम्स आए हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। पुष्कर सर, आपसे जानना चाहेंगे इसको लेके रिस्क फैक्टर्स की हम बात करते हैं। अगर किसी को अचानक इस तरह के कोई इश्यूज हुए हैं तो क्या ये जानलेवा होता है? इसको दवाई से रिकवर किया जा सकता है? क्या कुछ संभावना होती है? अभी अंजनी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। एक तो सिम्टम बता दिया ना, फास्ट, एंड इसको थोड़ा एक्सटेंडेड व्यू में हम बताते हैं बी फास्ट। बी मतलब बैलेंस। किसी भी पर्सन को अनएक्सपेक्टेड अचानक कोई चीज होती है जिसको महसूस होता है कि ये आज अनयूजुअल हुआ है, बैलेंस में, विजन में, बोलने में, फेस पे, आर्म में, ये चीज होती है। तो 5 हर नॉर्मल पर्सन को पता पड़ जाता है कि मेरे को कुछ हुआ है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक। अब इनके रिस्क फैक्टर देखो, स्ट्रोक एक इमरजेंसी सर्विस है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, और इमरजेंसी ही ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। इसको ये नहीं मानना चाहिए ये छोटा स्ट्रोक है, ये बड़ा स्ट्रोक है। अब इसके कारणों में हम लोग रिस्क फैक्टर बहुत होते हैं, जो सारे आप लोग, हर बीमारी का कारण एक लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है ना। एंड लाइफ स्टाइल उसको चाहे अपन को रिलेटेड मान लीजिएगा, जो कि जब से मार्केटिंग आई है, जब से पैकेज आए हैं, जब से टारगेट आए हैं, ये 3 चीज ने इंसान की लाइफ स्टाइल को टोटली चेंज कर दिया है ना। उसमें ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्टिविटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, डिसलिपिडीमिया, मतलब जंक फूड की वजह से लिपिड्स लेवल। अल्टीमेटली ये भी मानेंगे कि एज इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है, एज, बिकॉज एज ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है। उसके बाद जीनेटिक्स, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी मरीज को स्ट्रोक होता है। तो मरीज यही पूछता है कि मेरे को क्या हो गया, मैं तो स्मोकिंग भी नहीं करता, मैं तो साधु महात्मा हूँ, मैं तो सात्विक खाना खाता हूँ, 10 किलोमीटर घूमता हूँ, फिर भी मेरे को क्यों हो गया? तो देयर इज सम जेनेटिक प्ले विद एनवायरमेंट फैक्टर। तो आपको 2 चीज हम लोग स्ट्रेस करते हैं। सर ने कहा कि ब्रेन अटैक, बिकॉज लोग पैरालिसिस को लाइटली देखते हैं, है ना, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें साधुओं का इलाज भी खूब है, आयुर्वेदिक का इलाज खूब है, कुछ पहलवानों का इलाज भी खूब है। इसलिए हम इसका स्ट्रोक से करके हमने ब्रेन अटैक चेंज कर दिया, बजाय कि पैरालिसिस, पक्षाघात। तो सीवियरिटी शो करने के लिए मरीज अपने आप को प्रति सीवियर मान के हॉस्पिटल जाए और इन्वेस्टिगेट कराए, तो उसको ब्रेन अटैक की तरह ट्रीट किया जाता है रेदर देन की स्ट्रोक। सर, स्ट्रेस को लेके बात की जाती है कि तनाव अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो उसका बहुत बड़ा इस पे रोल प्ले होता है कि तनाव के दौरान अगर कोई व्यक्ति गुजरा, स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कितना असर करता है तनाव? तनाव देखिए कई तरह से असर करता है, क्योंकि जैसा डॉक्टर पुष्कर ने बताया कि जो आजकल की लाइफ स्टाइल में ये पैकेज, टारगेट्स और ये सब चीजें जुड़ गई हैं, तो यंग पॉपुलेशन भी स्ट्रेस में रहती है। और आजकल जैसे फैमिली स्ट्रक्चर भी पहले जैसा नहीं रहा, तो एल्डरली भी स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सब तरह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि जो स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ाता है। जैसे स्ट्रेस के साथ में ये होता है कि आपको ब्लड प्रेशर की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही हार्ट अटैक के चांसेस, जो हार्ट अटैक है उसमें भी रिस्क फैक्टर्स लगभग सेम ही काम करते हैं। कि आदमी स्ट्रेस में काम कर रहा है, ऑल ऑफ सडन उसको ये एक आर्टरी में ब्लॉकेज आया और हार्ट अटैक हो गया। सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होते हैं। तो ब्रेन में भी यदि ऑल ऑफ सडन ब्लड सर्कुलेशन यदि रुक गया है तो वो इस्केमिक स्ट्रोक कहलाता है। इस्केमिक स्ट्रोक में एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि मान लीजिए प्राइमरीली कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, वहां पे कोई ब्लड क्लॉट बन गया और हार्ट का फंक्शन ठीक नहीं है, हार्ट की गति ठीक नहीं है, हार्ट का जिससे ब्रेन को ब्लड जो पंप करता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए ही, तो वो ब्रेन के एरिया को डैमेज करेगा। तो वो इस्केमिक स्ट्रोक का एक एम्बोलिक एस्पेक्ट होता है कि कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो सडनली ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, या ब्रेन की कोई खून की नली में ऑलरेडी डिफेक्ट है जो पहले से चला आ रहा है, ऑल ऑफ सडन वहां से ब्लड लीक कर गया। तो जैसे ही ब्लड लीक करता है तो वो भी स्ट्रोक की तरह ही प्रेजेंट करता है। कई बार क्लिनिकली ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें ब्रेन हेमरेज हुआ है या ब्रेन की आर्टरी में ब्लॉकेज आया है। इसीलिए हम लोग इस चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये उसके रेडियोलॉजिकल टेस्ट होंगे, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि इसमें आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हुआ है और या ब्रेन हेमरेज हुआ है। दोनों कंडीशन का प्रेजेंटेशन सेम हो सकता है पर उनका ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है।
क्योंकि यदि आर्टरी में ब्लॉकेज आया है तो ब्लॉकेज खोलने की मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी, जिसके लिए अपन बात कर रहे हैं कि गोल्डन पीरियड या उसका विंडो पीरियड होता है। और यदि हेमरेज आया है तो उससे और फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, और फर्दर डैमेज नहीं हो, ब्रेन में स्वेलिंग डेवलप नहीं हो, उन सब चीजों को फोकस करते हुए ट्रीटमेंट प्लान करना होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। तो इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन के साथ ही ट्रीटमेंट जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही पेशेंट का एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, उसका टू द पॉइंट ट्रीटमेंट शुरू होता है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दुनिया जहान में कहीं भी रह लें, लेकिन सच्ची खुशी तो अपने घर में ही होती है। इस फेस्टिव सीजन घर की खुशी से खुशियाँ घर लाएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नए घर की खुशी से त्योहारों की खुशियों को करे दोगुना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन 6.70% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरू विद 0 प्रोसेसिंग फी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर त्योहार शुभ शुरुआत। मैंने शादी कर ली। किससे? आपकी जाने दुश्मन मांगीलाल की बेटी से। वाह क्या धमाका है। चलो रे। देश का सबसे बड़ा सोनालिका हैवी ड्यूटी धमाका रिटर्न, ये मौका छूट ना जाए। बेटा पापा का नाम क्या बताया? सोनालिका ट्रैक्टर। कौन सा चैनल नंबर लगाऊं जितना तुम्हारा पारा चढ़ा? क्या 100। इतने चैनल्स नहीं आते। गिने चुने फ्री चैनल्स वाला लोकल डब्बा जो लगवा रखा है तुमने। नया बॉक्स लगवा दिया डार्लिंग, जिंक सुपर FTA। अब दुनिया भर के चैनल आएंगे। फ्री टीवी तो नहीं आएगा? आएगा ना, 2-in-1 बॉक्स है, कोई भी पे चैनल ऐड कर सकते हैं। पूरी तनख्वाह इसी में खर्च कर दी क्या? लोकल FTA जैसा दाम है, वो भी 230 चैनल्स वाले पैक के साथ पूरे 2 साल के लिए। वैसे अब ये बॉक्स है ना, मेरे जैसे तुम्हारे इशारों पे नाचेगा। जिंक सुपर FTA 2-in-1 है, सुपर फन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर हम गोल्डन पीरियड की बात कर रहे थे, बहुत जरूरी टर्म लगी, आप दोनों डिस्कशन कर रहे थे। तो किसी भी मरीज को जब इस तरह के सिम्टम्स सामने आते हैं और वो हॉस्पिटल का जिक्र करता है, बहुत सारे सुझाव लोग उसको अचानक से देते हैं, अचानक से कोई उसको किसी हॉस्पिटल का जिक्र करता है, किसी डॉक्टर का जिक्र करता है, लेकिन सही सुझाव क्या है? वो अगर रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर आता है, किस तरीके का सेगमेंट है? सबसे पहले वो किस डॉक्टर के पास जाए? क्या उसको इमरजेंसी में जाना है? किस तरीके से वहां ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि मिथ भी बहुत ज्यादा रहती है कि मुझे लंबे समय तक एडमिट तो नहीं रहना पड़ेगा, पता नहीं खर्चा कितना आ जाएगा, बहुत सारी मिथ भी रहती है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वहाँ होता है जहाँ पर न्यूरोसाइंस टीम, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटर्निस्ट, जहाँ पर CT, MRI, DSA की फैसिलिटीज होती है। तो बिरला हॉस्पिटल इस चीज में कंप्लीट है। तो यहाँ पर स्ट्रोक रेस्पॉन्स टीम होती है,
एट टॉप पे होती है वहां पर इमरजेंसी में, उसको किसी से कुछ नहीं बताना, उसको बताना मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, दे विल वो एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करके बता देंगे। एक सीटी स्कैन फटाफट पहले अर्जेंटली बेसिस किया जाता है, वो डिफरेंशिएट कर देता है कि आपको दिमाग की नस फटी है या दिमाग की नस रुकी है। सबसे पहले मरीज को यही बताते हैं दिमाग की नस फटी है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और वाइटल्स को वो करेंगे हम लोग, स्टेबल करेंगे, लेकिन आईसीयू में एडमिशन होता है। लेकिन इस्मिक स्ट्रोक है जिसमें एडवांस है ना, क्लोट बस्टर ड्रग आ गई है, जो कि नस में कोई कचरा जैसे पाइप में कचरा फंस जाता है, ऐसे ही ब्रेन की नस में कोई क्लोट जम गया और उसको खून को सप्लाई बंद कर दी ब्रेन की, वो पार्ट पैरालिसिस हो जाता है। अब हमारा जो मेन जो काम होता है, उस कचरे को या उस क्लोट को जो हम बोलते हैं, उसको दो तरह से ही इलाज होता है। या तो उसको कोई दवा आती है, जैसे हमारी थ्रोम्बोलाइटिक दवा है, जिसका हमारा स्ट्रेस है कि ये दवा बंदे को टाइम के अंदर मिल जानी चाहिए, 4.5 आवर के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए, सारी चीज रूल आउट करके ये आइडियल पेशेंट है, इसको लगनी चाहिए, वो लगा देते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो सेकेंड स्टेज होती है, उसके डीएसए हम करते हैं, एग्जैक्ट साइज मालूम कर लेते हैं, क्लोट कहाँ पे फंसा हुआ है, नेक में फंसा हुआ है, ये ब्रेन में फंसा हुआ है, तो उसके बाद हम उसको जिस तरह से एंजियोग्राफी करते हैं, इसी तरह से गाइड वायर होता है, इंटरवेंशन से उस क्लोट को हम वहां जाके पहुंच के उसको निकाल देते हैं। ये बहुत जरूरी बात बताई सर ने कि सबसे पहले आपको अस्पताल पहुंचना है। बिल्कुल, आप पेशेंट अस्पताल पहुंच गया तो क्या कुछ संभावना रहती है, कितने प्रतिशत इस तरह के मरीज रहते हैं कि अगर समय से पहुंच गए तो उनको दवाई से ठीक किया जा सकता है या उनको ऑपरेट करना पड़ेगा या उनकी सर्जरी करनी? देखिए, यदि समय पे पहुंच गए, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी इस चीज को हाईलाइट किया कि इसमें टाइम पे पहुंच गए, इमीडिएट डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, दोनों तीनों ऑप्शंस ओपन होते हैं। इसमें पेशेंट की कंडीशन, उसकी एज, सब चीजों को देखते हुए ये बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है। तो जैसे ही वो क्लोट डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन देते हैं, यूजुअली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर कुछ पेशेंट्स में उसमें कॉम्प्लिकेशन की रिस्क भी रहती है, इसीलिए उसका प्रॉपरली असेसमेंट वहां इमरजेंसी में हो, ये जरूरी रहता है कि उससे कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो ये सब चीजें असेस करके एक बार मेडिसिन जब देते हैं तो यूजुअली इसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि स्ट्रोक का फैमिली पे, सोसाइटी पे बर्डन बहुत होता है। यदि मान लीजिए कि एक बार पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया, बोल नहीं पा रहा है, एक साइड का हाथ पैर काम नहीं कर रहा, तो वो फैमिली के लिए भी काफी बड़ा बर्डन होता है आगे के लिए। और यदि मान लीजिए कि वो इमीडिएटली ये ट्रीटमेंट होने के बाद रिकवर कर गया, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली थोड़े दिनों बाद अपना सब कुछ वापस रिज्यूम कर लेता है। इसीलिए इसमें पब्लिक अवेयरनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। टाइमली आपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज किया, सस्पेक्ट किया, इमीडिएटली हॉस्पिटल रश किया, ट्रीटमेंट चालू हो गया। सर, आप दोनों के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी संख्या में आपके पास पेशेंट्स पहुंचते हैं तरह तरह के, क्या मूल समस्या पाते हैं कि लोगों तक जानकारी का अभाव क्यों है? क्यों लोगों के बीच में इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि उनको बताया जाता है कि आपके इस तरह का कोई इश्यू हो गया है, न्यूरोलॉजी से कोई इश्यू है, उसको बहुत बड़ा माना जाता है, जबकि समस्या बहुत छोटी सी हो सकती है, संभवतः ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और दवाइयों से रिकवर हो सके। क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, कॉम्प्लिकेशन एक इनहेरेंट होता है, आउटकम हम दवा के बारे में बताते हैं। ओके, 100 में से एक आदमी को कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन डरते 1000 है। 99 जो सही हो गए, वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नॉलेज नहीं करता है। आपने देखा होगा कोरोना का वैक्सीन के साथ क्या हुआ, ये सेम ऐसे मान लीजिएगा। तो डू नॉट फियर विद द कॉम्प्लिकेशन। नंबर तो ये है कि सब जगह भ्रांति होती है कि स्ट्रोक वाले मरीज सही नहीं होते, वो सही इसलिए नहीं होते हैं, कुछ हमारे यहाँ क्वेक बहुत सारी चलती है, क्वेकरी इतनी चलती है जो कि शर्तिया इलाज वाला होता है, उस चक्कर में नहीं आते। तीसरा ऐसा भी होता है जो पेशेंट की गलत फहमी में क्या होता है, गलत फहमी मानो उसको, चाहे रिलेशनशिप मानो, फ्रेंडशिप मानो, मेरा डॉक्टर आएगा तभी दिखाऊंगा, जो उसको गलत है। दूसरा, दिखाऊंगा तो मैं बेसिकली क्लिनिक में दिखाऊंगा, हॉस्पिटल में नहीं दिखाऊंगा। कुछ मेडिकल साइंस ऐसी है जिसमें कुछ भी अचानक होता है, गो टू द डायरेक्टली हॉस्पिटल, बिकॉज अस्पताल इज वेटिंग फॉर यू इन केस ऑफ द इमरजेंसी। जो कंप्लीट जो हमारे जो बोलते हैं आर्मर बोलते हैं, सारी जो हथियार होते हैं तो इलाज करने के, सब उस अस्पताल में है। क्लिनिक में ओनली पॉजिटिवली उनको अच्छी तरह देखा जाता है जो फॉलोअप वाले होते हैं। एक्यूट इमरजेंसी में आई थिंक हॉस्पिटल
गलत होता है। सर ये बहुत बड़ा विषय उठाया सर ने कि जो क्वैक्स हैं जिनको हम झोला छाप कहते हैं, ये पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं और शुरुआती तौर पे इनकी तरफ से जो ट्रीटमेंट अलग अलग तरीका दिया जाता है। कितने ऐसे मरीज आते हैं आपके पास? बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो अपने ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट जो टाइम वाला फैक्टर है उसको वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। वो जब आते हैं तब वो बहुत लिमिटेड ऑप्शन बच जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए स्ट्रोक 4 दिन पहले हुआ था, 4 दिन वो झाड़ा फूक करवाते रहे, कोई इधर उधर ट्रीटमेंट कराते रहे, कई जगह ऐसी फेमस हो जाते हैं कि लकवे के इलाज के लिए वो बुटाटी ले गए। तो ये सब चीजें ऐसी होती है कि जिसमें ट्रीटमेंट का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि स्ट्रोक की रिकवरी का पैटर्न बहुत साइंटिफिक होता है, इसमें इमीडिएटली जो रिकवरी होती है वो बेस्ट रिकवरी होती है। उसके बाद रिकवरी की स्पीड अगले 6 वीक तक फिर भी बनी रहती है, और यदि 6 वीक निकल गए तो रिकवरी बहुत स्लो होती है। उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने पे भी बहुत मामूली इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसीलिए इसमें टाइम के हिसाब से यदि अपन ने वो वेस्ट कर दिया है बाकी चीजों में, तो डेफिनेटली पेशेंट की रिकवरी के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। तो उसके बाद उसके पास में ऑप्शन केवल ये रहेगा कि एक्सरसाइज करता रहे और दोबारा स्ट्रोक नहीं हो इसकी कुछ मेडिसिन शुरू कर ले, पर उसमें एंड रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। सर मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, उसी के साथ ट्रीटमेंट की जो तकनीकें हैं वो बदल गई हैं। तो आज स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में कितनी नई जो नवीन तकनीक है वो आ चुकी है? पहले हम लोग स्ट्रोक को प्रिवेंटेबल माने जाते थे, और प्रिवेंट लाइफ स्टाइल को सही करो, प्रिवेंशन हो जाएगा। बीपी कंट्रोल कर लो, हार्ट डिजीज कंट्रोल लो, लिपिड्स को कम कर लो, स्मोकिंग हैबिट से, एक्सरसाइज, योगा एंड एरोबिक्स, इनको करने से काफी हद तक ओबेसिटी को भी कर दो। स्ट्रोक 90% स्ट्रोक के इंसिडेंस कम हो जाता है, इश्केमिक स्ट्रोक का। अब जब हो ही गया तो प्रिवेंशन इज द पार्ट। अब ट्रीटमेंट पार्ट आता है। एक्यूट ट्रीटमेंट सर ने कहा कि ब्लॉक ड्रग जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग है, दिस इज द मैजिक ड्रग फॉर अस, जो कि हमारे यहाँ आई तब से भी हम लोग उसको लगाने के लिए, क्योंकि जो लॉस टाइम लॉस तो ही जाता, 4.5 लॉस इज वेरी डिफिकल्ट ना उसमें आ जाना। कई लोग जब कुछ आगे फायदा नहीं होता है तो वो दवाइयां बंद कर देते हैं। हम उनको ये बोलते हैं ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ये होता है हम आपको स्ट्रोक ही नहीं होने दें, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जब हो गया तो आगे क्या करना है ये मत निराश होइएगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब हम उस चीज को देख रहे हैं कि दोबारा स्ट्रोक नहीं आ जाए, तो आपको दवाई जो चल रही है वो लाइफ लॉन्ग ही चलती है, चाहे बीपी डायबिटीज हो, चाहे स्ट्रोक की ब्लड थिनर ड्रग हो, वो लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए, उसको बीच में नहीं छोड़िए, चाहे आपको फायदा हो या नहीं हो। हम लोग जो आपने पूछा एडवांस ट्रीटमेंट क्या है, थ्रोम्बोलिसिस एंड इंटरवेंशन, जैसे कार्डियोलॉजीज में हम लोग स्टेंट लगाते हैं, ऐसे तो हम लोग नेक में या ब्रेन में स्टेंट डाल देते हैं, तो सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है और मरीज की रिकवरी फास्ट होती है और मोर्टेलिटी से बच जाता है। तो ये 3 चीज है जो कि हम लोग उस पर जोड़ सकते हैं। आखिर में आपसे मैसेज लेना चाहेंगे कि लोग ये समस्या की हमने बात करी, उसके ट्रीटमेंट की भी बात करी, लेकिन इस समस्या से दूर रहें, उनको हो ना, तो कैसे वो उससे बचें? डॉक्टर पुष्कर जी ने अभी बहुत अच्छे से ये हाईलाइट किया है कि एक बार डायग्नोसिस हो गया फैमिली में तो उस पर मेडिसिन पे स्टिक करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां कभी बंद नहीं करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये आती है कि स्ट्रोक से बचने के लिए पहला तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिस पर हमेशा हाईलाइट करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो अपना खान पीन, एक्सरसाइज, अपने शरीर के लिए जरूर टाइम देना चाहिए। भले ही आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खान पान को जितना अच्छा रखेंगे लॉन्ग रन में आप कई लंबी बीमारियों से बचे रहेंगे। और जब यदि इसमें एक अवेयरनेस और अर्ली डायग्नोसिस पे स्ट्रेस हम लोग लगातार इसीलिए कर रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये सूचना मिले कि इसकी रेलेवेंस इतनी ज्यादा है कि यदि आपको कहीं किसी फैमिली में या सड़क पे भी कोई पेशेंट ऐसा मिल गया जहां पे अचानक से उसमें लकवे के लक्षण है, तो आप कम से कम उसके लिए इतना तो अच्छा कर सकते हैं कि उसको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल पर पहुंचा दें। तो यदि पब्लिक अवेयरनेस होगी, इसको अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और यदि आपने इधर उधर के मिथ्स और इनमें टाइम वेस्ट कर दिया या इसको इग्नोर कर दिया, तो ये फैमिली पे, सोसाइटी पे फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत बड़ा होता है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो आप उसमें जो बड़े बर्डन से बच सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक अवेयरनेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर, आप दोनों चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक यू। आज की चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।